वेलकम टू बायो क्लब। आज का जो हमारा टॉपिक है अब इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। ये सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत अहम है और इसकी जो पेयरिंग आती है 2 और 8 के साथ, चैप्टर नंबर 8 के साथ। आज हम उसे डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री के बायोकेमिस्ट्री का तारुफ देखेंगे इसमें कि बायोकेमिस्ट्री कहते किसे हैं। बायोकेमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री का हम डिफाइन देखेंगे। ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम देखते हैं स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट्स हैं या एलिमेंट्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, और साथ कौन से केमिकल प्रोसेस या कौन से बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसी ब्रांच जिसमें हम जानदारों की स्ट्रक्चर देखेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और कौन कौन से वो वहाँ पर वो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसे हम बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। जो बेसिक नॉलेज है बायोकेमिस्ट्री का वो लाजमी है, एसेंशियल है हमें समझने के लिए एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बिकॉज ऑल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशंस, कि एक जानदार की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी बनी हुई है, कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट्स हैं उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, और वो जो केमिकल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं और उनका फंक्शंस क्या है। फिजियोलॉजी बोलते हैं किसी भी ऑर्गन्स का जो फंक्शन है उसे हम फिजियोलॉजी बोलते हैं, कि वो फंक्शंस क्या परफॉर्म करते हैं, वो कौन से केमिकल कंपोनेंट्स कौन सा ऑर्गन या पार्ट बना रहे हैं और किस टाइप का फंक्शंस कर रहे हैं, उसे हम डिस्कस करेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स, जितने भी जानदार चीज़ हैं वो किसी न किसी केमिकल कंपाउंड से मिलकर बने हुए हैं। जनरली क्लासीफाइड हम केमिकल कंपाउंड्स को 2 बेसिक ग्रुप में तकसीम करते हैं, एक ऑर्गेनिक है और एक इनऑर्गेनिक। ऐसा ऑर्गेनिक एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों साथ शामिल हों। इनऑर्गेनिक एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन या हाइड्रोजन एक साथ मौजूद ना हो। सबसे अहम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ पाई जाती है। न्यूक्लिक एसिड्स है। एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, उसका फार्मूला देखें तो आपको कार्बन नज़र आएगी, हाइड्रोजन भी नज़र आएगी। प्रोटीन्स को देखें, लिपिड्स को देखें, न्यूक्लिक एसिड देखें तो सबके अंदर कार्बन हाइड्रोजन पाई जाती है, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक के अंदर वाटर, जिस तरह वाटर्स का फार्मूला देखें तो H2O है, तो ये देखें अकेला हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, तो इसका मतलब है कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड का जैसे फार्मूला आप जानते हैं, एसिड और बेस, साल्ट, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। तो इसमें से आपसे MCQs पूछी जा सकती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं। नेक्स्ट, ये केमिकल कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरिया और मेमेलियन सेल्स की केमिकल कंपोजिशन देखनी है, और ये जो है MCQs के लिहाज से ये टेबल बहुत ही ज़्यादा अहम है। इसमें से हर साल एक ना एक हर बोर्ड में MCQs यहाँ से पिक करते हैं। अगर हम देखें कि वाटर बैक्टीरिया के सेल में 70% पाया जाता है, ममेलियन सेल में भी 17 पाया जाता है। प्रोटीन्स बैक्टीरिया के सेल में 15% पाई जाती है और ममेलियन सेल में 18% पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स देखें तो 3% बैक्टीरिया के सेल में पाई जाती है, 4% ममेलियन सेल में पाई जाती है। लिपिड्स देखें तो 2% बैक्टीरिया सेल्स के अंदर, 3% ममेलियन सेल्स के अंदर। और DNA देखें तो 1% बैक्टीरिया सेल्स के अंदर, 0.25% ममेलियन सेल्स के अंदर। RNA इसी तरह 6%, 1.1 ममेलियन के अंदर। और बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एंजाइम, हार्मोन्स और 2% पाई जाती हैं दोनों के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर भी, ममेलियन सेल्स के अंदर भी। हाँ, इसी तरह अगर इनऑर्गेनिक आयंस देखें, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आयंस, क्लोरीन, सोडियम सल्फेट, 1% बैक्टीरिया सेल में, 1 ममेलियन सेल में मौजूद होते हैं। अगर हम देखें, द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन इट्स एबिलिटी टू टेक सम केमिकल फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। जो एक जानदार सर्वाइव करता है डिपेंड्स करता है कि उसे वो कौन से केमिकल्स अवेलेबल हैं, वो अपने माहौल से हासिल कर रहा है और उसको अपने मैटर्स बनाने में, अपना मटेरियल्स बनाने में यूज़ कर रहा है, कि उन केमिकल कंपाउंड्स को इस्तेमाल करके अपने मैटर बना रहा है, मतलब कि अपने स्ट्रक्चर बना रहा है। फॉर दिस रीजन सेल्स ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग न्यू सब्सटेंस। तो सेल्स अपने, जैसे कि प्रोटीन के लिए कार्बन की ज़रूरत है, हाइड्रोजन की ज़रूरत है, तो सेल्स क्या करता है, मुसलसल कांस्टेंट
न्यू सब्सटेंस लेता है और उसे चेंज करता है मुख्तलिफ केमिकल वेरिएशंस के अंदर। वो बिल्डिंग न्यू सेलुलर मटेरियल, वो सेल्स के नए मटेरियल बनाता है और वो एनर्जी हासिल करता है अपनी ज़रूरियात के लिए। लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन द सीजलेस केमिकल एक्टिविटीज। लाइफ जो है जानदार की वो डिपेंड करती है ना बंद होने वाले रिएक्शन जो सेल्स के अंदर मुसलसल हो रहे होते हैं। और ये जो केमिकल एक्टिविटी है मेंटेन होती है उस पूरे जानदार को, उसके स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करिए। अगर ये केमिकल रिएक्शन ना हो तो जानदार सर्वाइव नहीं कर पाता, डेथ हो जाती है। तो ऑल द केमिकल रिएक्शन, अहम शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है कि मेटाबॉलिज्म किसे बोलते हैं। All the biochemical reactions taking place within a cell are collectively called metabolism। जितने भी केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं उसे मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। कि ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस विदिन अ सेल, कि जितने भी रिएक्शन सेल्स के अंदर हो रहे हैं उसे हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब मेटाबॉलिक प्रोसेस दो टाइप का होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जैसे ए से एनाबॉलिज्म, ए से एडिशन, सी से कैटाबॉलिज्म, सी से कट। एनाबॉलिज्म की तरफ ये है कि दूसरी रिएक्शन विच सिंपलर सब्सटेंस आर कंबाइन टू फॉर्म कम्प्लेक्स सब्सटेंस, कि ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर सिंपलर सब्सटेंस ऐड होंगे, एनाबॉलिज्म एडिशंस करेंगे, मिलेंगे, कंबाइन और एक पचीदा सब्सटेंस बना देंगे, जिसे हम एनाबॉलिक रिएक्शंस का नाम देंगे। एनाबॉलिक रिएक्शंस क्योंकि जब हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ ऐड करते हैं तो वो हमेशा एनर्जी यूटिलाइज करती है। तो इस प्रोसेस में एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी इज रिलीज बाय द ब्रेकडाउन ऑफ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। जब हम कैटाबॉलिज्म करते हैं तो उसमें से कम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेकडाउन होता है सिंपलर वंस के अंदर, वो कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है। जब भी हम लार्जर पीस को ब्रेक डाउन करेंगे स्मॉलर वन में तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। जैसा कि रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है और फोटोसिंथेसिस के अंदर एनर्जी सन से गेन होती है। तो यह हम शॉर्ट क्वेश्चन है। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म ये भी बोर्ड में अक्सर पेपर में रिपीट होते रहते हैं।